मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के पाठ संख्या 2 जिसका नाम राज्य एवं राष्ट्र की आय है, इसके प्रश्न एवं उत्तर को करने वाले हैं। दोस्तों आपके किताब में मात्र केवल 7 से 8 सवाल दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपके लिए कुल कितना प्रश्न लिया है? 11 सवाल लिया है। तो ये कैसे हो गया? तो याद रखिए, सामाजिक विज्ञान में पिछले 2-3 सालों से आपसे किताब के अलावा बाहरी से भी आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। बाहरी कहने का मतलब है कि आपके जो किताब में प्रश्न उत्तर दिया गया है उसके अलावा आपके किताब के अंदर से भी कुछ सवाल बना दे रहा है। तो इसीलिए आपके किताब के अलावा जितने भी बाहरी सवाल भी पूछे गए हैं उन सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए देखिए ये कुल प्रश्न 11 कैसे कैसे आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्त यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला ही सवाल है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय से, इनकम से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। देखिए कितना आसान शब्दों में सटीक आंसर है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। और ये जो सवाल है 2014 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि कुल या सकल घरेलू उत्पाद क्या है? कुल घरेलू उत्पाद कहे या सकल घरेलू उत्पाद कहे, दोनों कहने का मतलब एक ही है। और ये दोनों के दोनों साल 2016 के सेकेंड शिफ्ट में, 2017 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। क्या लिखा है? एक देश की सीमा के अंदर किसी भी समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3। सभी के सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 99% संभावना है यदि चैप्टर संख्या 2 से सवाल पूछेगा तो इन्हीं में से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका जवाब है प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पीसीआई कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा क्या लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। सही उत्तर हो जाएगा, यही आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। दोस्त प्रश्न संख्या 4 दिया गया और ये जो सवाल है 2013 में, 15 में, 19 में, 2019 में 4 बार पूछा गया सवाल है। तो ऐसे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा किया गया है? ऐसे सवाल अब सब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं, लघु में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल अब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था और यही इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। इन्होंने कितना रुपया बताया था प्रति व्यक्ति आय? तो इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है।
राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकालय के द्वारा प्राप्त की जाती है। और एक संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो यह राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करती है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। तो ये जो सवाल है 2011 में, 2015 में, 2018 में 3 बार पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना में कई परेशानियां होती है, कई कठिनाइयां होती है। जैसे पूरे देश से सटीक आंकड़े जुटाना कठिन होते हैं, उत्पादन या आय की दोहरी गणना हो सकती है जिससे वास्तविक आंकड़ा बिगड़ता है। साथ ही वस्तुओं के मूल्य में विभिन्न चरणों में बदलाव आने से मूल्य निर्धारण भी जटिल हो जाता है। यही है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई। तो कठिनाई का इसका मुख्य कारण है जैसे पूरे देश से सटीक आंकड़ा जुटा पाना कठिन होता है, उत्पादन आय की दोहरी गणना हो सकती है जिससे वास्तविक आंकड़ा बिगड़ जाता है। साथ ही वस्तुओं के मूल्य में विभिन्न चरणों में बदलाव आने से मूल्य निर्धारण भी जटिल हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दोस्त दिया गया है कि आय का गरीबी के संबंध स्थापित कीजिए। आय का गरीबी के साथ कैसा संबंध है, इसी के बारे में आपको चर्चा करना है। और ये भी 2020 में और 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तो गरीबी उतना ही अधिक होगा। यानी कि जिसके पास इनकम कम होगा, जिसके पास पैसा कम होगा, वह हमेशा गरीब ही होगा, उसकी गरीबी ज़्यादा होगी। पूंजी का निर्माण नहीं होगा। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। सही बात है। जिसके पास इनकम नहीं रहता है वह अज्ञान हो जाता है, शिक्षा नहीं बढ़िया नहीं मिल पाता है। और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी भी गरीब रह जाती है। और इसका मेन उदाहरण अपना राज्य बिहार है। बिहार राज्य इसका उदाहरण है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण गरीबी सर्वाधिक है। यानी कि सबसे जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होगा वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी होगी। और सबसे ज़्यादा जब गरीबी होगी तो वहाँ अशिक्षा होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा, अज्ञानता होगा, लोग इधर उधर की बात पर विश्वास कर लेंगे। तो यही है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो आय के गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतना ही अधिक होगी। पूंजी का निर्माण नहीं होगा। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। बिहार राज्य इसका मुख्य उदाहरण है। राज्य में प्रति व्यक्ति कम होने के कारण गरीबी सर्वाधिक है। अगला सवाल दोस्त दिया गया प्रश्न संख्या 8 कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। ये 2015 में पूछा गया सवाल है। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है क्योंकि दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध होता है। यदि देश की जनसंख्या स्थिर हो, राष्ट्रीय आय बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। यानी कि देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो हम लोग का इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, प्रति पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यह दर्शाता है कि देश की कुल आय बढ़ रही है। यह आर्थिक विकास और जीवन में सुधार का संकेत देती है। इसका कहने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच में मजबूत संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। यदि देश की जनसंख्या बढ़ घट नहीं रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। और इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यह दर्शाता है कि देश की कुल आय बढ़ रही है और ये आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार का संकेत देती है। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 9 है और ये 2018 में 2022 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बाटा में कुल जनसंख्या। दूसरा हो जाता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एक वर्ष की अवधि में जितना भी कुल मूल्य प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10 कि गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। तो उत्तर हो जाएगा गरीबी के दुष्चक्र की धारणा यह बताती है कि एक बार जब कोई व्यक्ति गरीबी
जब कोई व्यक्ति या देश गरीबी में फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। कम आय के कारण बचत और निवेश नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन भी कम होता है, फिर से आय घटती है और यह चक्र लगातार चलता रहता है। देखिए क्या कहा गया है, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा क्या है। तो गरीबी के दुष्चक्र की धारणा यह बताती है कि जब कोई व्यक्ति या देश गरीबी में फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। कम आय के कारण बचत और निवेश कम हो जाती है, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है और फिर से आय घट जाती है और यह जो चक्र है लगातार चलता रहता है। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल दिया गया है कि विस्तारित रूप लिखिए। तो सबसे पहला विस्तारित रूप लिखना है आपको जीडीपी का। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। WTO की बात करते हैं। WTO की फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन होता है। यदि PCI का फुल फॉर्म पूछता है आपसे सवाल में, तो PCI का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में पर कैपिटा इनकम को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगला सवाल दिया है NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यदि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन होता है। CSO का बात करें तो CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। GNP का फुल फॉर्म की बात करें तो GNP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यदि NNP का बात करें, NNP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NNP का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट्स होता है, जिसे हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। NI का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इनकम को होता है, जिसका हिंदी में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल है कि EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDI का फुल फॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन होता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंटीग्रेशन होता है, यानी कि हिंदी में इसको आर्थिक विकास एकीकरण कहा जाता है। और यही 9 आपका फुल फॉर्म पूछा गया सवाल था। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की सवाल नहीं है। इन सभी 11 सवाल को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।